नो वन विल अंडरस्टैंड, दिस इज़ द ट्रूथ, नो वन विल अंडरस्टैंड। जिसने फेस नहीं किया उसको हमेशा लगेगा कि पुलिस बुला लो। सालों साल लड्डू की कोई सेवा नहीं होती थी। मैं और मम्मी चोरों की तरह बात कर रहे हैं। हमारे घर में चिकन आता था एवरी डैम सैटरडे, जिन्हें हम प्रोस्टिट्यूट या वैश्या बोलते हैं। एक लौती लड़की होके अपने फादर को पैकेट ऑफ कॉन्डोम, कितना फेक एक इमेज बना के ये लड़की चल रही है। अब बस बेटी को घर से निकाल दूं तो आपके लड्डू इतने काले क्यों हैं? आपके लड्डू गोपाल को कलर करवा लीजिए प्लीज, ऐसे वो अच्छे नहीं लगते। आप प्लीज लड्डू जी को दही और गोपी चंदन से साफ कीजिए। What happened with your लड्डू गोपाल? गोपाल के चंदन दिए चांद कौड़ाओ, गोपाल के चंदन दिए चांद कौड़ाओ, गोपाल चौकचौके हुए जाबे। राधे राधे। राधे राधे। आप अपने लड्डू गोपाल को अभिज्ञान पाउडर लगाओ, आपके लड्डू सोने जैसे चमकने लगेंगे। राधे श्याम। I think you haven't properly cleaned your Thakur ji from many years. Clean him with Uptan or Gopi Chandan so that we can see the charm and shine that the deity, okay, deity का spelling उन्होंने गलत लिखा है, that the deity idol should, else it's looking, should, अच्छा, okay, that the deity idol should have, else it's looking like you're more concentrated on making videos on your Thakur. ये इतने काले क्यों हैं? छी। शुरुआत से शुरू करें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हरे कृष्ण, राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज। सच में नहीं पता कहाँ से शुरू करूँ। मतलब तो जैसे मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में ये मेंशन किया है कि जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी माँ लड्डू को लेके आई थी घर में, और वो काली घाट गई थी पूजा देने, तो वहाँ से एक्चुअली लड्डू आए थे। और मैं एक्चुअली तब अकेली घर में थी, मम्मी मेरे फादर के साथ गई थी पूजा करने। और ये मैं बात कर रही हूँ जब मैं क्लास 1 या 2 में पढ़ती थी, या फिर शायद उससे भी ज़्यादा छोटी थी, क्योंकि क्लास 3-4 तक माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी और क्लास 5 से वो बेड रिडन हो गई। मतलब एकदम बिस्तर पे, जो जिसे हम बोलते हैं ना कि वेजिटेबल, वैसा वो सिचुएशन उनका हो गया था। इसी वजह से जब बहुत सारे डिवोटीज ये पूछते हैं कि आपके लड्डू का बर्थडे कब है, मुझे तो पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे सोशल मीडिया में देख के या कहीं भी ऐसे बड़े जो गोपाल है उनको देख के अट्रैक्टेड होके गोपाल मैं नहीं लाई हूँ ना। वो बहुत पहले आ चुके हैं हमारे घर में, मेरे जो रेस्क्यूअर हैं वो बहुत पहले ही आ चुके थे। मैंने ही उनको पहचाना नहीं था, मैंने ही उनको, अभी तो वो मैं शब्द आ जा रहा है, लेकिन जब हरि है तो मैं नहीं, ये होना चाहिए। लेकिन शायद इतनी बुद्धि मतलब राधा जी की कृपा से अभी आई है तो मैं पहचान पाई हूँ कि मेरे रेस्क्यूअर बहुत पहले आ चुके थे घर में। तो वो टाइम था जब लड्डू आए थे, इसीलिए उनका कोई पर्टिकुलर बर्थडे मुझे नहीं पता। इसी वजह से जन्माष्टमी के दिन ही जब सारी दुनिया उनका बर्थडे मनाती है, मैं भी उनका बर्थडे उसी दिन मनाती हूँ। तो एकदम बिगिनिंग में, क्योंकि मैं क्लास 1 और 2 में पढ़ती थी, तो वो ठाकुर जी के जो आसन होते हैं ना, जिसको हम बंगाली में ठाकुर आसन बोलते हैं, जहाँ पे भगवान विराजमान होते हैं। जैसे बंगालीज के घर में लक्ष्मी भगवान की जो स्वरूप है वो हमेशा रहती है, फिर शिव जी रहते हैं, माँ काली रहती हैं, तो उस जगह पे वो विराजमान भी नहीं थे सिंस आई वॉज अ किड। और माँ ये बोल के लाई थी कि आज से यही तेरा भाई है। तो हमेशा मांगती रहती है ना कि मेरा कोई भाई क्यों नहीं है, ब्रदर क्यों नहीं है, कोई बड़े भैया क्यों नहीं है, क्योंकि हमेशा दिमाग में ये चलता रहता था कि फादर इतने गंदे हैं, अगर कोई एक भाई होता तो वो प्रोटेक्ट कर सकता था इन सारी चीज़ों से। तो वो चीज़ दिमाग में चलती थी बैक ऑफ द माइंड उतनी छोटी उम्र में। उसी की वजह से मैं हमेशा माँ को बोलती रहती कि एटलीस्ट कोई भाई तो आए, मतलब वो मुझसे छोटा होगा लेकिन फिर भी एक दिन तो बड़ा होगा, एक दिन तो मुझे प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो जब लड्डू आए तो मैं उनको लिटरली लेके ऐसे, जैसे अभी दिखाते हैं ना लोग वीडियो बनाने के लिए, ऐसे उनको गोद में लेके घूमते रहते हैं सारी दुनिया। आई नो बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे ये सुन के, लेकिन मैं किसी को छोटा करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। उस समय कोई वीडियो नहीं बनती थी, मोबाइल नहीं था, लेकिन मैं उनको ऐसे गोद में लेके हमेशा घूमती रहती थी। उनको जब खाती थी खाना तो उनको पास में बिठा के खिलाती थी, ऐसा था। और स्पेशली हम एक ही घर में रहते थे, एक ही रूम का घर था, और जब हम सोते थे ना हमारा एक बेड था, जो मतलब खाट भी नहीं, खाट जो बंगाली हैं वो समझ जाएंगे कि खाट किसे बोलते हैं। हमारा बेसिकली चौकी था, जिसको बोलते हैं ना चौपाई, चौपाई टाइप का था, बहुत ही छोटा।
मेरे फादर सोते थे, मम्मी सोती थी, फिर उसके साइड में एक्सटेंडेड पार्ट था, मतलब एक्सटेंड किया गया था लकड़ियों से, जहाँ पे मैं सोती थी। जो दीवार से एकदम चिपका हुआ होता था, तो उस सपोर्ट में वो एक्सटेंडेड पार्ट रहता था, वहाँ पे मैं सोती थी। तो वहाँ पे लड्डू को मैं अपने पास सिरहाने ऐसे रख के सोती थी। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं सोते सोते ऐसे लड्डू के मतलब शरीर से टकरा गई हूँ, यहाँ पे फूल गया है, यहाँ पे लग गया है। तो ये है लड्डू की हिस्ट्री हमारे घर में। ये जो लोग शुद्ध अशुद्ध पाप पुण्य का बोलते हैं ना, बिना जाने मुझ पे कितना पाप चढ़ा है या फिर मुझसे कितना पुण्य हुआ है मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा भाव ऐसा ही था कि ये मेरे छोटे से भाई है। जैसे हम छोटे भाई को रखते हैं ना अपने मुंह, अब कुछ खा लिया तो वही उनको खिला दिया, ऐसे सो रहे तो उनको ऐसे पास रख के सो दिया, ऐसे ऐसे कर रहे, ऐसे थपथपा रहे हैं कि वो भी सो जाए, यही था। और उनका एक छोटा सा सिंहासन था जिसमें मैं उनको पहले बिठाया करती थी। आप पहले वाले वीडियोस में देखोगे, अभी मैं नहीं बिठाती क्योंकि अभी उनका एक आसन है येलो कलर का, उसमें बिठाती हूँ। तो वो सिंहासन भी ऐसे मेरे सिरहाने रखा होता था, उनको ऐसे मैं ऐसे पास में तकिए के पास में ऐसे सुलाती थी और ऐसे थपथपाती थी। और जब मैं सुबह उठती उनको फिर से उठाती। तो ऐसे लड्डू हमारे घर में थे। तो कुछ समय के बाद जब माँ बीमार पड़ गई, तब माँ बाथरूम जाना वगैरह ठीक से नहीं कर पाती थी। तो एक इंसान अगर बाथरूम ना जा पाए, घर में पोटी सुसु कर रहा है, तो उस समय गोपाल को हमने क्या किया, जो ठाकुर आश्रम था वहाँ पे विराजमान कर दिया। ये मैं बात कर रही हूँ जब मैं क्लास 3 या 4 में पढ़ती थी उस समय, क्योंकि उसी समय मेरे नानी जो थे उनका भी देहांत हो गया। एंड दैट वाज द टाइम जब मेरी लाइफ ना एकदम होता है ना कि डाउनफॉल, जो एक टर्म बना है ना आजकल डाउनफॉल नहीं, मेरी लाइफ मिट्टी के एटलीस्ट 10 फुट अंदर गाड़ दी गई। मेरी माँ की लाइफ मिट्टी के 10 फुट छोड़ो 100 फुट नीचे शायद गाड़ दी गई, और ऊपर मिट्टी डाल के कंक्रीट का मतलब बना दिया गया, ऐसा मतलब एकदम पक्का बना दिया गया ताकि हम उठ ही ना पाए। तो इसके बाद क्या हुआ ना, हमारा जो वो एक कमरे का घर था जिसके पास छोटा सा एक किचन और छोटा सा बाथरूम था अटैच्ड, वो घर थोड़ा सा एक्सटेंड होना शुरू किया जब माँ बीमार पड़ रही थी ऑलरेडी बहुत ज्यादा। तो एक दूसरा कमरा वहाँ बाहर में हुआ, जहाँ पे पहले तो सिर्फ चटाई थी, उसके बाद हमने जमीन पे गद्दा बिछाकर हम लोग सोते थे। और दूसरा जो एक कमरे का जो घर था, मतलब उस रूम में मम्मी सोती थी, क्योंकि मम्मी का हर समय बिस्तर पे ही पोटी सुसु सब करना, और उनके लिए अलग से बकेट रखा रहता था, ये सारी चीज़ें हो रही थी, सब कुछ एक साथ हो रहा था। मेरी नानी का डेथ हुआ उस समय, मामा लोग इतने ज़्यादा अपना रूप दिखाना शुरू किए, मामी लोग तो मतलब इतना ज़्यादा, मतलब कि छोड़ो। तो एनीवे प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आपको बाहर के आपके जो रिलेटिव्स हैं जो भी है वो क्या कर रहे हैं वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते, आपको इफेक्ट कर रहे हैं कि आपके खुद के माता पिता, आपके खुद के घर के जो सदस्य हैं वो क्या कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा एक बच्चे को इफेक्ट करता है। और माँ इतनी ज़्यादा ना सहमी हुई थी हर चीज़ों से, क्योंकि ना उनको कभी अपने माता पिता से सपोर्ट मिला, ना कभी उनको अपने भाइयों से। 4 मामा है मेरे, 4 मामा, 500 बार बोल चुकी हूँ, लेकिन 4 मामा है मेरे, कभी किसी से इतना सा भी सपोर्ट नहीं मिला। जब माँ मरने वाली थी उस समय भी वो कॉल करती थी, मेरे जो शेजो मामा है, मतलब शेजो मतलब 3rd नंबर के जो मामा है उनको कॉल करती थी, जो छोटे एकदम 4th नंबर के मामा है उनको कॉल करती थी। और मैं माँ से रिक्वेस्ट करती थी कि माँ इनको मत बोलो, ये लोग पापा को जाके लगाएंगे और पापा आके फिर से घर में मार पिटाई करेंगे कि तुम क्यों कॉल की, ये वो बेड रिडन इंसान फ़ोन करे और उसके अगेंस्ट में उसी को मार खाना पड़े। तो दिस वॉज द सिचुएशन। ड्यूरिंग ऑल दीज थिंग्स सालों साल लड्डू की कोई सेवा नहीं होती थी। तो उनका जो शरीर था उसमें आहिस्ता आहिस्ता वो जो मेटल का रिएक्शन होता है ना, जब काले पड़ जाते हैं, वो पड़ने लगा। साल में एक बार अगर मैं उनको राखी पहनाऊँ या भाई फोटा, जो भाई दूज होता है, वो करूँ, तो उस दिन उनको नहलाया जाता था। उस दिन उनके लिए थोड़ा सा दही आ गया, सौंदेश आ गया। फिर एक टाइम के बाद क्या हुआ, घर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, इतनी ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट कि वो भी बंद होने लगा, कि साल में जो एक बार राखी पहनाया जाता है, भाई दूज का टीका लगता है, वो भी बंद होने लगा। और जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, मेरा स्कूल से यूनिवर्सिटी से ऑफिस का लाइफ, क्या हो रहा था ना कि घर में मेरे फादर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने लगे कि अगर मैं काम करूँ तो भी मुसीबत, अगर मैं काम ना करूँ तो भी मुसीबत। ही ऑलवेज वांटेड कि माँ का देहांत हो जाए और मैं किसी भी लड़के से, डजंट मैटर इफ ही इज अ भिखारी और
वॉट एवर ही इज, मतलब ही नेवर वॉन्टेड अ सिक्योर अ स्टेबल पर्सन फॉर मी, दिस इज द रियलिटी। वो कभी भी ऐसा नहीं चाहते थे कि एक स्वस्थ एक अच्छे लड़के से जिसका मेंटल हेल्थ ठीक हो, जो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, ऐसा किसी लड़के से मेरी शादी हो वो कभी नहीं चाहते थे, क्योंकि इन दैट केस मैं अपने माँ को लेके घर से चली जाऊंगी और सबके सामने उनके मुंह पे जूता पड़ जाएगा कि इतने सालों के बाद लड़की जब शादी करके गई वो अपने माँ को क्यों लेके जा रही है। अगर फादर टेक केयर करते हैं तो हमें उनके ही पास रख के जाना चाहिए ना, क्योंकि वो दोनों तो कंपेनियन हैं, पति पत्नी कंपेनियन है। तो लड़की हो या लड़का, वो हमेशा चाहेंगे ना कि माँ बाप एक साथ रहे, अलग थोड़ी ना करेंगे। एनीवे, तो ड्यूरिंग ऑल दिस जब मेरा यूनिवर्सिटी शुरू हुआ, फिर मैंने ऑफिस में ज्वाइन किया, वो पूरा टाइम ऐसा होता था कि मैं अगर सारा दिन बाहर रहने के बाद घर पे आऊँ तो माँ से बात कर रही हूँ, मुझे उस चीज़ के लिए इतना ख़राब तरीके से डांट फटकार, ज़्यादा हो जाए तो मम्मी को और मुझे इतना मारना कि एक ही घर में रह के मैं और मम्मी चोरों की तरह बात कर रहे हैं। जब हम दोनों बात करते थे मम्मी और मैं, अगर पापा आ गए हम लोग चुप हो जाते थे। ऐसे अगर पीछे से पापा आ रहे हैं, मम्मी ऐसे इशारा करती थी कि वो मतलब ऊपर का वो सीढ़ी से अगर वो आ रहे हैं तो मम्मी ऐसे इशारा करती थी, तो मैं चुप हो जाती थी। या फिर कभी कभी ऐसा होता था कि मैं देख रही हूँ कि दूसरे दरवाजे से वो आ रहा है, तो मैं मम्मी को इशारा करती थी कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। दिस वॉज हाउ ट्रॉमेटिक द सिचुएशन वॉज। नो वन विल अंडरस्टैंड, दिस इज द ट्रूथ, नो वन विल अंडरस्टैंड। जिसने फेस नहीं किया उसको हमेशा लगेगा कि पुलिस बुला लो। एनीवे, इस विषय पे मैं बाद में आती हूँ कि पुलिस बुला लो की बात। तो जब ये सिचुएशन थी, घर में लड्डू की कोई पूजा नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, सालों साल वो पड़े हुए हैं, एकदम उनके शरीर पे मैल जम रहा है, उनका वो जो मेटल का स्वरूप है उसके रिएक्शन से उनके बॉडी पे धब्बे पड़ रहे हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम एक चीज़ शुरू हुआ जो मैं अभी एक्चुअली रियलाइज़ करती हूँ, दैट इज़ यूनिवर्सिटी हो या ऑफिस, यूजुअली क्या होता है ना, अगर सैटरडे को छुट्टी ना भी मिले तो संडे को छुट्टी मिल जाता है इंसान को। तो सैटरडे को एवरी डैम सैटरडे हमारे घर में चिकन आता था। एवरी डैम सैटरडे, हर शनिवार को, हम तो शनिवार जिस भगवान के नाम से हैं, हम अगर शनिवार भी बोले फिर भी उन भगवान का नाम डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो हर सैटरडे को बोरो ठाकुर बोलते हैं हम, उनका बार है वो, उनका वो दिन है। उस दिन बंगाली जितना भी मांस मछली खाए, बोला जाता है कि शनिवार को और मंगलवार को मत खाओ, ये दोनों दिन एटलीस्ट परहेज करो। हर सैटरडे को चिकन इसीलिए आता था ताकि मैं रात को कुक करके रख सकूं, फ्रिज के अंदर रख दूं, या फिर अगर ठंडी का मौसम है, अगर वो मिड सेफ होता है ना जिसमें फूड आप रख सकते हो, ऐसा बना होता है शेल्फ जिसमें, उसमें रख दूं, ताकि मैं संडे को थोड़ा सा अपना नींद पूरी कर सकूं, थोड़ा मतलब टाइम तक सो सकूं मैं, क्योंकि सारे हफ्ते ऑफिस होता था, तो संडे को मैं थोड़ा देर तक सो सकूं। इसकी वजह से हम लोग ये करते थे। तो ये चीजें मैं अभी रियलाइज करती हूँ कि कितना ज्यादा तामसिक सिचुएशन हो चुका था। खाना तो बाद की बात है, सिचुएशन कितना तामसिक हो चुका था। तो ये वो समय था कि मैंने ग्रेजुअली ये रियलाइज करना शुरू किया, चाहे वो यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ने जा रही हूँ या फिर मैं ऑफिस में जा रही हूँ, जितना टाइम मैं बाहर रहूँ, मेरे फादर उतना टाइम ही इज़ वेरी हैप्पी विद दैट थिंग, क्योंकि वो जो टाइम होता है ना, सुबह से लेके शाम तक मैं बाहर रहती हूँ, उस टाइम पे हर रोज हमारे घर पे बाहर की जो औरतें हैं, जिन्हें हम प्रोस्टिट्यूट या वैश्या बोलते हैं, वो आती थी हर रोज, कभी कभी 2 या 3 बार, अलग अलग औरतें। तो हमारे घर का पैटर्न ऐसा है, तब तक हमारा घर थोड़ा और बन चुका था, तो हमारे घर का पैटर्न ऐसा है कि नीचे 2 रूम और ऊपर 2 रूम, और ऊपर के जो 2 रूम थे उसमें एक रूम मेरा था, एक रूम फादर का, और नीचे के रूम में माँ सोती थी, क्योंकि नीचे वाले रूम में एकदम अटैच बाथरूम था, तो उनका जो शौच आदि था वो फेंकना वहाँ से ज़्यादा इजी हो जाता था। तो इस समय कभी कभी क्या होता, माँ के कमरे का जो दरवाज़ा था कभी कभी वो खुला होता था और माँ देख पाती थी कि अलग अलग औरतें आ रही हैं। कभी कभी दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था और माँ आवाज़ें सुन पाती थी कि एक आ रही है, एक जा रही है। एवरी डे
इन सारी चीज़ों के बाद भी मेरी मदर के ऊपर भी सेक्सुअल अब्यूज़ होता था। कभी कभी जब वो मुझसे ये शेयर करती थी, मैं इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाती थी कि एक टाइम के बाद उन्होंने मुझसे वो शेयर करना भी बंद कर दिया था, जो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। वो हमेशा मुझसे बस, होता है ना कि एक इंसान जिसको किसी तरीके से हेल्प नहीं मिला, जो बेड रिडन हो चुका है, वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा सहमा होता है, एंड शी इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हर डॉटर। वो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए इतना ज़्यादा कोशिश करती थी कि लड़की इस विषय को लेके झमेला करेगी मेरे मतलब अपने फादर के साथ। क्योंकि ऐसी भी चीज़ें हुई है कि मुझे अपने फादर के वार्डरोब से ऐसे ऐसे सामान मिले हैं, क्योंकि मेरे फादर का वार्डरोब थोड़ा बड़ा था, तो मैं अपने सर्दियों के कपड़े ना वहाँ रखा करती थी। एक बार ऐसा हुआ है कि वो कपड़े निकालने जा रही हूँ और ऐसी ऐसी चीज़ें मिली हैं मुझे कि मैं अपने फादर को क्वेश्चन कर रही हूँ। एक लड़की होके, एक लौती लड़की होके अपने फादर को पैकेट ऑफ कॉन्डम दिखा के वो क्वेश्चन करिए कि आपके यहाँ पे ये क्यों है, क्योंकि आप घर में बाहरी औरतों को बुला के व्यभिचार कर रहे हो, मदर के ऊपर सेक्सुअल अब्यूज़ कर रहे हो। आई एम सो मच ट्रॉमेटाइज्ड बाय दैट टाइम, क्योंकि उनकी नज़र इतनी ख़राब है कि उनके लिए कौन उनका बेटी है, कौन उनका बहन है। ऑन दैट पॉइंट, ये जो बहन की बात मैंने बोली ना, हमारे रिलेटिव्स में ऐसे भी औरतें हैं जो रिलेशन में उनकी बहनें होती हैं। दे स्लिप विथ हिम, दे एक्चुअली स्लिप विथ हिम फॉर मनी। और अब जब मैं घर छोड़ के चली आई हूँ यहाँ पे, इस समय भी घर में ऐसी ऐसी औरतें आती हैं उस खाली घर में जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे फादर रहते हैं, वहाँ पे अभी भी औरतें आती हैं। और ये ख़बर मुझे इसीलिए मिलती रहती है कि हमारा जो पूरा मोहल्ला है ना, उस मोहल्ले की हिस्ट्री ही कुछ अलग है। वो मैं कभी दूसरे किसी वीडियो में बताऊंगी। लेकिन तो मेरे फादर के लिए कौन उनका बेटी है, कौन उनका माँ है, कौन उनका बहन है, कौन बीवी की तो छोड़ ही दो, बीवी का तो छोड़ ही दो, इट्स इंडिया, यहाँ पे मैरिटल रेप इज़ नथिंग। तो उनके लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए औरत का शरीर मतलब भोग का विषय है और कुछ नहीं है। इतना सारा कुछ, इतना व्यभिचार, हर तरीके का व्यभिचार, हर तरीके का अन्याय, सब कुछ लड्डू ने उस घर में देखा है, सब कुछ मेरे गोपाल ने उस घर में बैठे बैठे देखा है। जैसे बोलते हैं ना कि भगवान हमारे अंदर बैठ के हमारी जो दुर्गति है वो देखते हैं। क्लास 8 में पढ़ती थी जब मैंने मेरी माँ को ये बोल दिया था कि मैं शादी वादी कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं समझ गई हूँ ये सारा संसार क्या है नहीं है। मैं समझ गई हूँ यहाँ पे कोई अच्छा नहीं है, कोई ठीक तरीके से नहीं रह पाता, इसीलिए मुझे यहाँ से चले जाना है, मुझे किसी आश्रम में चले जाना है। क्योंकि तब गुरु दीक्षा क्या होती है, गुरु क्या होते हैं, ये सब नॉलेज ही नहीं था। तब बस पता था कि आश्रम में चले जाना है, संसार से अलग रहने का यही उपाय है कि आश्रम में चले जाना है। और तब सिर्फ और सिर्फ रामकृष्ण मिशन और शारदा मिशन यही पता था, या फिर भारत सेवाश्रम बोल के एक है, वही पता था, और कुछ पता ही नहीं था। तो मैं ना एक टाइम पे बहुत 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 ज़्यादा टॉमबॉयिश बन गई थी, बहुत ज़्यादा टॉमबॉयिश। और ऐसा नहीं था कि मैं उस टॉमबॉय इमेज को मतलब एंजॉय कर रही थी, ऐसा नहीं था। मैं खुद बहुत ज़्यादा अंदर घुट रही थी कि इतना ज़्यादा टॉमबॉयिश मैं हूँ, मैं दूसरी लड़कियों की तरह ऐसा सज धज नहीं पा रही हूँ, ऐसे सो कॉल्ड लड़कियों की तरह मैं नहीं रह रही हूँ। बाद में मुझे पता चला कि दीज आर ट्रॉमा रिस्पॉन्सेस। आपको जितना ज़्यादा ट्रॉमा होता है एक लड़की को, उसका उतना ज़्यादा वो जो मेल साइड है वो निकलने लगता है, क्योंकि उससे वो खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। ये मैं जो फेक मेरा इमेज मैं बना के रखती थी कि आई एम वेरी हैप्पी, मैं जोक्स बनाती थी, जिसकी वजह से मुझे पार्टीज़ में बहुत ज़्यादा, मतलब जो दोस्त लोग पार्टी करते थे उसमें मैं बहुत ज़्यादा हमेशा इनवाइटेड होती थी, हमेशा। क्योंकि ये लड़की आएगी तो मजाक करेगी, नाचेगी, गाएगी। नोबडी बॉदर्ड कि कितना फेक है, जिसके घर में मदर बेड रिडन है। नोबडी बॉदर्ड, नोबडी अंडरस्टूड कि कितना फेक एक इमेज बना के ये लड़की चल रही है। कैसे हो सकता है जिसके फादर इतने ख़राब है, जिसकी मम्मी बेड रिडन है, जिसका करियर का एकदम
आग लग चुका है करियर में, जिसकी लव लाइफ बिगड़ चुकी है, तो ये कैसे हो सकता है कि इतनी खुश है, ये है वो है। तो मैंने पूरा एकदम शो ऑफ करके ना, एकदम शो ऑफ करके कि हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये वो, ऐसा ही एक इमेज बना के रखा था कि मैं खुद विश्वास करूँ ना करूँ, लोग ज़रूर विश्वास कर लेते थे उस पर। और मैं बहुत ज़्यादा सिचुएशन से भागती थी कि मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना, मैं थोड़ी देर अगर 2-3 घंटे बाहर पार्टी करके आऊँगी तो इस सिचुएशन से मुझे 2-3 घंटे के लिए मुक्ति मिल जाएगी। एंड माई मदर सपोर्टेड दिस टू, क्योंकि वो खुद इतना ज़्यादा मुझे इस चीज़ से प्रोटेक्ट करना चाहती थी कि रैदर देन मेकिंग मी अ वॉरियर, उन्हें चाहिए था कि वो मुझे एक वॉरियर जैसा बनाए, जो मुझे बाद में राधा जी की कृपा से मैं बनी, जो मुझे बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ कि उन्हें मुझे एकदम तलवार जैसा बनाना चाहिए था, लेकिन वो मुझे और ज़्यादा छुपाती रही कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर आज मार खाया है कोई बात नहीं, ठीक है, फिर से सब कुछ नॉर्मल। तो कुछ समय तक ना मैंने अपने चैनल के बायो में लिख रखा था कि मेरी कहानी नेटफ्लिक्स पे देखते हो लेकिन यहाँ तुम्हें यकीन नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते थे कि नेटफ्लिक्स पे आपकी कौन सी स्टोरी है, आपने बायो में ऐसा क्यों लिख रखा है। कुछ सालों पहले ना मैं एक बार डेट पे जा रही थी और मेरी किसी सहेली ने ऐसा बोला था, तुम्हारे फादर तुम्हें डेट पे कैसे जाने दे रहे हैं, यू सेड दैट ही इज़ वेरी डेंजरस, मतलब मैं डेट पे जा रही हूँ, मेरे फादर मुझे अलाउ कैसे कर रहे हैं अगर वो इतने ही डेंजरस हैं। तो लोगों के माइंड में ना एक हिंदी फिल्म का कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि बैड फादर, खराब पिता, मतलब वो जो घोड़े पे या जीप पे आते हैं ना ऐसे बंदूक लेके हीरो हीरोइन को मारने, बैड फादर सिर्फ वही है। लेकिन एक्चुअल में ख़राब पिता क्या होते हैं, अगर आप उसे समझना चाहें तो आपको एक्चुअली नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जोसेफ फ्रिट्ज़ल का जो केस है, जिन्होंने अपनी ही बेटी को 24 साल 24 इयर्स अपने ही घर के बेसमेंट में छुपा के रखा, एंड ही केप्ट टॉर्चरिंग हर सो बैडली, दैट इज बैड फादर। अगर आपको समझना है, आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टोरी अभी यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग जो क्राइम केसेस को लेके बात करते हैं ना, उन्होंने भी इस स्टोरी को लेके वीडियोस बनाए हुए हैं। तो आपको अगर जोसेफ फ्रिट्ज़ल का स्टोरी नहीं पता है, आप प्लीज़ जाके देखो और समझो कि बैड फादर हमेशा वो नहीं होते जो बंदूक लेके आके गोली मार देते हैं। बैड फादर ये भी होते हैं जो घर में अपनी बेटी और अपनी बीवी को इतना ज़्यादा टॉर्चर करते हैं फिजिकली, मेंटली, और बाहर ऐसा शो ऑफ करते हैं कि मैं ही हूँ जो इनका टेक केयर कर रहा हूँ, वरना अगर ये बाहर की दुनिया में चले गए इन्हें तो कुत्ते बिल्ली नोच के खाएंगे, इन्हें तो कुत्ते भेड़िए नोच के खाएंगे, सिर्फ मैं हूँ जो इनको बचा सकता हूँ। और हर बात पे हर दिन ये चीज़ हमें सुननी पड़ती थी कि तुम अगर बाहर जाओगी तो तुम्हें कुत्ते भेड़िए नोच के खाएंगे, मैं हूँ तो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, अदरवाइज कोई नहीं करेगा। ऑनेस्टली जो फादर एक ही बार में गोली मार के अपनी बेटी को या अपनी बीवी को मार देते हैं ना, वो ख़तरनाक नहीं है। ख़तरनाक वो है जो 24 साल तिल अपनी बेटी अपनी बीवी को मार रहा है, तिल उनका मॉरल डाउन करना, उनका करियर बर्बाद करना, उनका हेल्थ बर्बाद करना, और पूरी दुनिया में ये प्रिटेंड करना कि मैं ही हूँ जो इनको देख रहा हूँ, जो इनके लिए कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ शेयर करती हूँ आपसे। हमारे घर में ना प्रॉन्स आया करते थे, जो चिंगड़ी माछ होता है जिसको हम बोलते हैं, आई थिंक हिंदी में उसे झींगा बोलते हैं, जो ऐसे मीडियम साइज़ के प्रॉन हैं, वो आया करते थे। तो आई यूज़ टू डेट अ पर्सन। तो एक दिन मैं ऐसे खाना खा रही थी और उनसे वीडियो कॉल में बात कर रही थी उस लड़के से। तो उसने बोला कि तुम क्या खा रही हो? मैंने बोला ये प्रॉन और पम्पकिन की एक सब्ज़ी है तो ये खा रही हूँ। तो उसने ना एक सवाल किया कि तुम्हारे घर में प्रॉन आता है? मैंने बोला हाँ। फिर उसने बोला इतनी महंगी मछली तुम्हारे घर आती है, तुम्हारे मदर का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता? जहाँ पे अभी भी इंडिया में बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जहाँ पे जाके आप फ्री का ट्रीटमेंट करवा सकते हो, आप लोगों से हेल्प मांग सकते हो। बहुत सारी जगह ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे लोग अगर अप्लाई करें तो इलाज होते हैं फ्री में।
तो इतना महंगा मछली तुम्हारे घर आता है और तुम्हारे मम्मी का ट्रीटमेंट नहीं होता। इतना ज़्यादा पैसा है घर में मेरे, इतना ज़्यादा पैसे के बल पे एक इंसान ने सारे रिलेटिव्स, सारे मोहल्ले वाले, सबका मुंह बंद करवा रखा है। सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ और मैं ही हैं जो उन्हें ख़राब बोल रहे हैं। तो कभी कभी मैं और मेरी माँ ने ऐसा बोलते थे कि शायद हम ही ख़राब हैं, शायद मैं और मेरी माँ ही ख़राब है। बाकी जो सारी दुनिया बोलती है ना कि पिता अच्छे हैं, शायद यही सच है, हम ही हैं पापी। हमारे पापों की सज़ा विच इज़ राइट, हमारे पापों की सज़ा हमारे प्रारब्ध ही हम भोग रहे हैं। लेकिन हम ये बहुत बार बोला करते थे कि शायद हम ही गलत है, बाकी सारी दुनिया जो उन्हें अच्छा समझ रही है ना, वो शायद अच्छे ही हैं। जब मेरी माँ का देहांत हुआ उसके कुछ समय के गैप में ना मेरी और 2 सहेलियाँ हैं जिनके मदर का भी डेथ हुआ, और वो भी बिल्कुल सडन डेथ। मेरी माँ तो इतने सालों से बेड रिडन थी, बीमार थी, और मरने से पहले ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई कि ऐसा लग रहा था कि वो चली जाएंगी। लेकिन वो दोनों सहेलियों का ही ना माँ का सडन डेथ हुआ, और मैंने लिटरली देखा, एटलीस्ट बाहर से जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि अभी तो मुझे बाहर से देख के किसी भी चीज़ का बिलीव नहीं होता। उन दोनों को ही मैंने देखा कि उनकी जो बाकी की फैमिली है ना, वो उस एक लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना ज़्यादा पास आ रहे हैं, कितना ज़्यादा उसके ट्रॉमास से डील कर रहे हैं, उसके मूड स्विंग से, वो जब रो रही है, सब कुछ चीज़ों से कितना ज़्यादा डील कर रही है। और उन दोनों सहेलियों का ही जो फादर है, वो फादर लोग कितना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं उन दोनों लड़कियों के लिए। जो दोनों सहेलियां हैं, उन दोनों के ही फादर कितने ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं। जब मेरी माँ का देहांत हुआ उसके बाद से मेरे फादर का बिहेवियर ऐसा हो गया कि अब तो माँ भी नहीं रही, अब बस बेटी को घर से निकाल दूँ तो पार्टी। एक आंटी है हमारे घर के पास, एक आंटी है, जो लोग पड़ोस वाले अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो समझ जाएंगे, क्योंकि अगर मैं मेरे घर के सामने ऐसे खड़ी हूँ ना, ऐसे पीछे मेरा घर है, मैं अगर ऐसे सामने खड़ी हूँ, लेफ़्ट साइड पे कोई घर है ही नहीं, खाली ज़मीन है। लेफ़्ट साइड पे कोई घर ही नहीं है, मतलब शुरुआत से कोई घर नहीं बना वहाँ पे, सिर्फ एक छोटा सा दुकान है और खाली ज़मीन है। और राइट साइड पे एक ही घर है, जिस घर में एक आंटी रहती है। हर सुबह उनका बस एक ही रोना होता है, हर सुबह, भले मेरे फादर छत पे हो या बाहर आंगन में या गेट के पास, वो किसी ना किसी बात पे उनसे बात करना शुरू करती और एक ही बात बोलती कि अब तो अपनी लड़की की कोई व्यवस्था करो, अब लड़की का किसी लड़के के साथ शादी करवा दो, अब इसको घर से निकालो। इतना ज़्यादा टॉक्सिक टोन में, जो लोग पड़ोस से देख रहे हैं ना, उनको सबको समझ में आ जाएगा कि मैं गौड़ काकू की वाइफ की बात कर रही हूँ, सबको समझ में आ जाएगा। मुझे भी कोई डर नहीं है किसी का नाम लेने में, सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि The damage has been done. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मार ही डालेंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा मार ही डालेंगे ना। वैसे भी मैं अंदर से मर ही चुकी हूँ, तो अब बस आत्मा को निकलने के लिए इस शरीर का मरना वैसे भी ज़रूरी है, उसका तो मैं वैसे भी बेसब्री से वेट कर रही हूँ। तो अगर इनके हाथों, इन लोगों के हाथों में मर जाती हूँ तो फिर मेरे तो सारे पाप एकदम एक झटके में मुक्त हो जाऊँगी। तो आप शायद सोच रहे होंगे कि लड्डू का टॉपिक लेके, लड्डू के शरीर का रंग लेके मैं इन सारी चीज़ों में क्यों आ गई हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप जब तक नहीं जानोगे आप समझोगे नहीं कि मैं क्यों लड्डू को सोने जैसा नहीं चमकाती, क्यों उनकी बॉडी में जो वो दाग हैं वो मैं नहीं साफ़ करती किसी भी तरीके से। जब मैं सालों तक ऐसा हुआ है, जब मैं ऊपर अपने कमरे में रहती थी तो मेरे वहाँ पे ना एक वार्डरोब था, काठ का, लकड़ी का बना हुआ, जिसके ऊपर एक्चुअली लड्डू बिठाए रहते थे, क्योंकि तब घर में पूजा बिल्कुल बंद हो गई थी, बिल्कुल बंद, कोई पूजा नहीं होती थी, सालों साल नो पूजा एट ऑल। तो लड्डू उस वार्डरोब के ऊपर रहते थे, लिटरली एक शो पीस की तरह, धूल पड़ती रहती थी उनके शरीर पे, और एक दिन उतारे जाते थे, राखी के दिन या भाईफोटा के दिन, उस दिन उनको साफ़ सफाई की गई और फिर उनको भाई फोटा दिया गया या फिर राखी पहनाई गई, फिर वो वहीं पे रख दिए जाते थे। और ये पूरा प्रोसीड्यूर मैं ही करती थी। जब मेरी माँ का देहांत हुआ तब कुछ समय के लिए ये सारी चीज़ें ना मेरे मन से जा रही थी, क्योंकि आई वॉज नॉट एबल टू डील विथ एनी थिंग, क्योंकि
एक टाइम ऐसा आ गया, मेरे फादर इतना ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि मैं घर से चली जाऊँ, शादी करके चली जाऊँ, ताकि उनकी भी नाक बची रहे और उनका जो व्यभिचार है वो भी फुल फ्लेज में चले। तो इतना ज़्यादा ख़राब सिचुएशन हो गया था कि मैं सुबह के 9 साढ़े 9 बजे तक, मेरे फादर जब तक घर से ना निकले, मैं अपने रूम में, दरवाज़ा बंद होता था, मेरा दरवाज़ा बंद होता था और छिटकनी लगी होती थी, मैं अपने ही घर में छुप के चोरों की तरह मैं रहती थी, अपने ही घर में छुप के चोरों की तरह। रसोई सेम थी, लेकिन जब मेरे फादर चले जाते थे दुकान में, 10:30 बजे सपोज़ वो गए, उस 10:30 बजे से ऑलमोस्ट 1 या 1:30 बजे तक वो फिर से घर आएंगे। उस टाइम में, उन 3 घंटे टाइम में मैं खाना पका के, खाना खा के, फिर उस खाने को ठंडा करके फ्रिज में घुसा देती थी और फिर जाके मैं शाम को, जब वो शाम को फिर से दुकान जाएंगे, तब जाके उस रूम से निकलती थी। अपने ही रूम में, अपने ही घर में मैं चोरों की तरह छुप के रहती थी, क्योंकि आई डोंट वांटेड टू फेस हिम एट ऑल। अगर आपका बेटा या बेटी आपसे ये लेके तर्क कर रहा है, ये लेके ज़िद कर रहा है कि पापा ने मुझे आईफोन नहीं दिलाया, पापा ने मुझे गहने नहीं दिलाए, उन्होंने मुझे प्रॉपर्टी नहीं दिलाई, उन्होंने मुझे ये नहीं दिलाया, वो नहीं दिलाया, तो अलग बात है। आई वॉज एक लड़की होके आई वॉज स्केर्ड अबाउट माई फिजिकल सिक्योरिटी, माई मेंटल सिक्योरिटी। आई वॉज ऑलवेज स्केर्ड अबाउट दिस कि मेरे फादर की अगर फेस टू फेस में हो गई, आई हैव नो आइडिया व्हाट आई हैव टू डील विथ। वो क्या बोल देंगे, कैसे बोल देंगे, किस बात पे मार पिटाई शुरू कर देंगे, कौन सी ऐसी गंदी चीज़ कर देंगे कि मेरा दिमाग गर्म हो जाएगा। लड़की लोग पापा की परियां होते हैं ना, सो कॉल्ड। मैं अपने ही घर में अपने फादर से डर रही हूँ कि पता नहीं ये कब क्या बोलेंगे, पता नहीं ये कब किस बात पे मार पिटाई शुरू करेंगे, पता नहीं किस बात पे सेक्सुअली अब्यूज़ करने वाली बातें बोल देंगे, क्योंकि ये बहुत कॉमन था हमारे घर में। हर किसी चीज़ पे, सपोज़ रात को 2:30 बजे, मेरा एक फ्रेंड था, वो लड़का स्कॉलरशिप के लिए पढ़ाई कर रहा था उस समय, तो वो लड़का रात को 1:30-2 बजे तक, 2:30 बजे तक पढ़ता रहता था। और उस समय एक्चुअली आई वॉज डिसाइडिंग कि मैं स्कॉलरशिप के लिए पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। मैं भले ही अपने दुश्मनों का नाम ले लूँ, लेकिन ऐसे किसी का नाम मैं यहाँ नहीं लेना चाहती। एनीवे, और वो लड़का उस समय वर्किंग भी था, तो उसके पास ना वो रात को 1:30-2 बजे ही टाइम होता था बात करने का। और सिंस मैं सुबह कॉलेज चली जाती थी, रात को आके फिर खाना बनाना, ये वो, जिस समय लड़कियां मतलब पढ़ाई करती है और उनको खाना परोसा जाता है, उस समय मैं किचन के काम कर रही हूँ, घर पोंछ रही हूँ रात को 8:30 बजे, 10 बजे मैं कपड़े धो रही हूँ रात के। दिस वॉज माई शेड्यूल। तो मैं पढ़ने ही बैठती थी रात के 11:30, 12 बजे, 12:30 बजे। तो आई यूज टू कॉल हिम कि कौन सा पेपर पढ़ूँ, कौन सा नहीं पढ़ूँ, ये वो। माई फादर यूज टू गिव मी स्लैंग्स, खराब बातें बोलना कि 2:30 बजे, 2 बजे आप किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, ये तो देखो कि लड़की का शेड्यूल क्या है, क्यों बात कर रही हो, आप तो समझो। मेरे फादर से जब भी मैंने किसी भी चीज़ के लिए, सिंस माई मदर वॉज बेड रिडन, तो उनको बाहर की जानकारी कुछ होती नहीं थी। जितना भी मैं पढ़ाई करी हूँ, कोर्स करी हूँ, उन सब के लिए उनसे रिक्वेस्ट करने पर वो पैसे दे देते थे, क्योंकि पैसे देने से ना वो लोगों को बोल पाएंगे। अगर उन्होंने मुझे 20,000 रुपये दिया है किसी कोर्स के लिए, वो लोगों को बोलेंगे कि मैंने लड़की को 50,000 रुपये दिया है। तो इस चीज़ के लिए वो पैसे दे देते थे, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है उन्हें, बहुत पैसा है उनके पास। लेकिन कभी भी मैंने अगर उनसे कोई भी एडवाइस मांगी है करियर के विषय में या फिर पढ़ाई के विषय में, कि आप बताओ कि क्या मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इस इंस्टीट्यूशन में भर्ती हूँ या फिर क्या मैं ये वाला कोर्स करूँ, ये सब जब भी मैं उनसे पूछती थी, वो हमेशा बहुत रूडली मुझे बोलते थे कि इन सब विषय में मुझे ज्ञान नहीं है, आमाके सब जिज्ञासा करो, नामी हो तो विद्या नहीं। दैट मीन्स मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप मुझसे मत पूछा करो ये सब विषय। तो मैं उन्हें बहुत बार बोलती थी कि अगर आपको नहीं पता, आप किसी और से पूछो ना, आपका दुकान है, आपकी दुकान पे इतने पढ़े लिखे लोग आते हैं कभी कभी, क्योंकि मेरे फादर का रिपेयरिंग का बिजनेस है, कभी कभी बहुत पढ़े लिखे लोग भी आते हैं। आप किसी से पूछो ना, आप सारा दिन तो बात करते हो, किसी से पूछ के बताओ कि इस करियर में कुछ है कि नहीं ग्रोथ। नेवर ही नेवर बॉदर्ड। और हमेशा एक ही बात, मुझे नहीं पता, तुम देख लो, मुझे नहीं पता, तुम देख लो। एक लड़की जिसे
कोई गाइडेंस नहीं मिली, किसी भी तरीके से कोई गाइडेंस नहीं मिली। इसकी वजह से मैंने ऐसे कोर्सेज कर लिए हैं जिन कोर्सेज का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन पैसे भी चले गए हैं, तो फादर से वो डांट फटकार, उस विषय पे मार ये भी मिल गई है। लेकिन जब भी कोई भी, मतलब लिटरली मैं बोलूँ तो अनपढ़ गवार किसी भी लड़के का रिश्ता आता था, कोई भी रिलेटिव लेके आते थे, होते हैं ना दलाल टाइप के रिलेटिव, उस समय पापा का हमेशा यही बोलना होता था कि ये बड़ा अच्छा लड़का है, इससे कर लो, सब लड़के अच्छे हैं। कोई भी ऐसा रिश्ता मेरे पापा, मतलब रिलेटिव्स के थ्रू मेरे पापा के मुंह से मैंने नहीं सुना कि जो लड़का अच्छा नहीं है। सब अच्छे हैं, अच्छे हम नहीं है, सिर्फ अच्छी सिर्फ मैं और मेरी मदर नहीं है, बाकी सब अच्छे हैं। डे आफ्टर डे मैंने घर में आके मेरी माँ के मुंह से ये सुना है। माँ ये बोलती थी, তুই বিয়ে করছিস না বলে আমাকে মার খেতে হলো, তুই বিয়ে করছিস না সেই জন্য আমাকে মারলো। दिनेर पर दिन घर आती थी, ये सुनती थी, माँ बोलती थी कि मुझे मार खानी पड़ रही है क्योंकि तुम शादी नहीं कर रही हो। बट शी नेवर एवर फोर्स्ड मी, नेवर एवर टोल्ड मी के गेट मैरिड, नेवर एवर टोल्ड मी के गेट मैरिड। क्योंकि माँ को पता था कि जिस दलदल में वो है, उस दलदल से बेटी निकले तो अच्छा है, लेकिन उसी दलदल में और नीचे नहीं जाना है। इतना मार खाया है मेरी माँ ने। मेरी एक फ्रेंड ने एक बार बोला था कि तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए थी तो तुम बच जाती। सीरियसली गारंटी है बच जाती या फिर दलदल में और नीचे धंस जाती? तो मैं कभी इस बात पे बिलीव ही नहीं की, क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो और अब देखते हो ना चीज़ें, तो आपको पता चल जाएंगी कि शादी हो जाना मतलब, और अच्छे लड़के से होनी चाहिए ना, ऐसे लड़के से जो जिसको पता हो कि क्या सिचुएशन है, जो समझे। मेरी ज़िंदगी में मैंने अपना एक्चुअल प्रॉब्लम के क्या है सिचुएशन, ये मैंने बहुत एकदम गिन के हैं लोग जिनको मैंने बताया है, और उन सारे लोगों ने डिसबिलीव किया है। और उन सारे लोगों ने, मैं बता सकती हूँ नाम, अगर मैं गिनूँ तो आई थिंक 4 या 5 लोग होंगे जिन्हें मैंने एक्चुअल में मेरा प्रॉब्लम बताया है, या फिर शायद उनसे भी कम होंगे, 4 या 5 भी नहीं होंगे, 2-3 शायद होंगे जिन्हें मैंने एक्चुअल में बताया। उन सारों ने डिसबिलीव किया, कभी किसी ने बिलीव नहीं किया, किसी ने बिलीव नहीं किया। बिलीव तो दूर की बात, ऐसा होता था कि वो समझ ही नहीं पाते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं हमेशा ना इस चीज़ से और भी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज होती थी कि लोग अगर बिलीव नहीं कर रहे तो ये हो क्या रहा है, क्या मैं एक बुरे सपने में जी रही हूँ, ये हो क्या रहा है। तो ये जो घर का सिचुएशन, मम्मी का हेल्थ, मेरे करियर की हालत, फेल्ड रिलेशनशिप, एवरीथिंग अफेक्टेड दिस स्पिरिचुअल लाइफ बोलो या भक्ति बोलो या फिर घर में नॉर्मल पूजा बोलो। ये जो पूजा पाठ होता है ना घर में, इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि भक्ति या स्पिरिचुअल अवेकनिंग ये सब कुछ था ही नहीं। ये सब कुछ जो टर्म ही नहीं था, समझना तो दूर की बात। और आई लिटरली बिकेम अ नास्तिक कि अगर इतना ख़राब हो रहा है और इतने सालों से हो रहा है, इतने सालों से, तो फिर भगवान है ही नहीं। अगर इतने साल हम लोग इतना सह रहे हैं, और लोग बोलते हैं ना कि पुलिस के पास क्यों नहीं गए। आपको अगर लगता है कि पुलिस सहायता करती है हम जैसे लोगों की, जिनके पास ना कोई सहायता है ना पैसे है, फिर आप इल्यूशन में जी रहे हो, आप इल्यूशन में जी रहे हो। पुलिस से ज़्यादा, कानून से ज़्यादा बिकाऊ सस्ती चीज़ और कुछ नहीं है इस दुनिया में। तो ये है मेरे गोपाल, मेरे सेवियर। और अब जितना दिखाना संभव है अभी, क्योंकि यहाँ पे समझ नहीं आएगा उतना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। आप अगर देख रहे हो ना, इनके यहाँ पे जो बाल वगैरह बनने के जो मतलब ब्लैक कलर है वो उठ गया है, देख रहे हो ना। इनकी जो भवें हैं वो भी उठ गई है। यहाँ समझ नहीं आ रहा है, मैं अलग से वीडियो करके यहाँ ऐड कर दूँगी। इनकी जो भवें हैं वो नहीं है, वो उठ गई हैं। इनके जो हाथ के ये लड्डू या मक्खन जो भी है, क्योंकि हम बंगालीज बोलते हैं कि ये मक्खन है, इसके लिए सफ़ेद कलर का होता है, ये मतलब येलो कलर का नहीं होता, क्योंकि हमारे में नाड़ू गोपाल होते हैं जिनके हाथ में मक्खन होता है। तो वो जो सफ़ेद कलर है वो थोड़ा थोड़ा है, लेकिन ज़्यादातर निकल गया है। इनके जो होंठ है, उस होंठ की जो लालिमा है वो निकल गई है। इनके शरीर पे जो पेंट से मालाएं बनी थी वो भी बहुत बहुत निकल चुकी हैं। जो नहीं निकली, इतना सब कुछ देखने के बाद भी उस घर में, उस नरक में,
वो है उनकी ये आंखें, जो आंखें बहुत सिंपल हैं, बहुत मासूम हैं, इतनी ज़्यादा करुणामयी है, इनकी बिंदी तक निकल गई है। इनकी बिंदी तक निकल गई है, इनकी आंखें नहीं निकली। और यही रीजन है कि ये जो आंख है তুমি বসো বাবা, তুমি বসো, তুমি বসো, তুমি বসो, এখানে বসो। यही रीज़न है, जिन आँखों ने वो नरक देखा है, वही आँखें मुझे यहाँ पे उनकी जितनी भी सेवा मेरी सामर्थ्य में है मैं कर रही हूँ, वही आँखें मुझे देखे, मेरा यही भाव है। मुझे इतने लोगों ने यूट्यूब पे कमेंट में लिखा है, इंस्टाग्राम में मैसेज किया है, 50 लोग हैं इंस्टाग्राम में, उनमें से एटलीस्ट 5-6 लोगों ने मैसेज किया है कि दीदी आप दे दो लड्डू को, हम उनका श्रृंगार करवा देंगे, कोई पैसे नहीं लगेंगे, कुछ नहीं लगेगा, हम कुछ घंटे के लिए उन्हें लेंगे, श्रृंगार करवा के आपके पास दे देंगे, आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है, हम आएंगे उन्हें पिकअप करने। ऐसे ऐसे मेरे डिवोटीज़ मुझे ऐसे मैसेज किए हैं। यूट्यूब पे अगर आप जाके देखो, स्पेशली चांद्रायन व्रत के समय बहुतों ने ऐसा कमेंट किया है कि आपके लड्डू गोपाल बहुत प्यारे हैं, हमें दो, हम श्रृंगार करवा के देते हैं, सुंदर उनको चमका के देंगे। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत आभार आप सबका। जो लोग ख़राब कमेंट किए उनका तो ज़्यादा धन्यवाद, आपकी वजह से मेरे पाप नष्ट हो रहे हैं, और जो अच्छा कमेंट कर रहे हैं उनको तो बहुत 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 धन्यवाद। बहुत आभार है आप लोगों का कि आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि आप लड्डू को इतना प्यार कर रहे हो कि उनका फ्री में श्रृंगार करवाने का बोल रहे हो। आई नो अभी के जो लड्डू हो मैंने देखे हैं वृंदावन में, मैंने बहुत लड्डू ऐसे हाथ में उठा उठा के गोद में लेके देखे हैं। कितनों के आँख कितने सुंदर है, ऐसे ब्लू का ना शेड देके बहुत सुंदर है बहुत, और ऐसे फूल का ऐसे चंदन का श्रृंगार मतलब पेंट से किया गया है जो इतना सुंदर लगता है, मुझे पता है। लेकिन द रीज़न बिहाइंड दिस के मुझे लगता है वो मुझे लेने ही आया है। मेरी जो सारी सफरिंग है, मेरी मदर की सफरिंग है, वो सारे ना मैं अपने लड्डू का किसी को देके भी नहीं जाऊंगी, किसी को देके। मेरे जो एक सखा है जिनको मैं कभी कभी वीडियोस में लाती हूँ, उनको मैंने बोल भी रखा है, मैं अपने लड्डू का दायित्व किसी को नहीं देना चाहती, क्योंकि वो मुझे लेने आए हैं, मुझे पता है, मुझे विश्वास है, मेरा भाव है वो मुझे लेने आए हैं ना। ही स्टेड देयर बिकॉज ऑफ राधाजू, क्योंकि हम जैसे अधम पापी जीवों का राधाजू के अलावा और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। बिकॉज ऑफ हर ही स्टेड हेयर। वो मुझे लेके जाएंगे, मुझे पता है, यहाँ से इस मृत्यु लोक से वो मुझे लेके जाएंगे। तो मैं विल बनाऊंगी कि क्या मुझे पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे एटलीस्ट इस वीडियो में मैं डिक्लेरेशन देना चाहती हूँ कि अगर मैं कोलकाता में मरी, जहाँ पे भी गंगा जी है, अगर मैं उसके आसपास जहाँ भी मैं देह त्यागूँ, जब भी हो, वो आज इसी क्षण में हो या 2 साल बाद या 6 महीने बाद, कभी भी, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ मैं अभी मर जाऊँ, लेकिन जहाँ भी मैं मरूँ, आसपास जहाँ भी गंगा जी है, उन्हें वहाँ पे गंगा जी में बहा दिया जाए, और बीच में जाके, आसपास सामने नहीं जहाँ से बच्चे उन्हें फिर से उठा ला सके, नहीं, उन्हें एकदम बीच जो दरिया है वहाँ पे जाके ले जाके उन्हें क्या बोलूँ मैं, क्या भाषा से बोलूँ, एनीवे उनको वहाँ पे रख के आ जाया जाए। और अगर मैं वृंदावन में देह त्याग सकी, और अगर मेरे सखा मेरे जाने के बाद वो अगर उन्हें वृंदावन में ले जा सके, तो वो उन्हें यमुना जी में बहा के आए। दिस इज़ व्हाट मेरी आखिरी और ओनली ख्वाहिश, क्योंकि मैं मेरे गोपाल का रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी किसी को नहीं दूंगी। जब आप लोग बोलते हो ना कि उनको इससे नहलाओ उनसे नहलाओ, ऑनेस्टली जब मैं पंचामृत स्नान कराती हूँ ना, वो थोड़े से ग्लो करने लगते हैं, मुझे ना डर लगता है कि उनकी आंखें जो है वो भी अगर मुझे बहुत डर लगता है कि उनकी जो आंखें हैं वो भी अगर निकल गई, मुझे बहुत डर लगता है उनकी जो आंखों का पेंट है, क्योंकि इट्स सो ऑब्वियस ना, अगर मैं प्रैक्टिकली भी सोचूं, इट्स अ पेंट, वो भी तो मतलब
वो जब दही वगैरह लगता है तो वो इफेक्ट करता है ना, तो किसी भी हालत में मतलब अगर मतलब मेरा यही भाव है, अगर उतने साल लड्डू ने वहाँ पे इतना नरक देखा और उसके बाद मुझे उस नरक से निकाला, क्योंकि उनके इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो अगर ठाकुर जी और श्री जी की कृपा से मैं उस नरक से निकल के आई हूँ तो वो वैसे ही रहेंगे। उनकी अगर मर्जी हो अपना श्रृंगार करवाएंगे तो करवाएंगे, नहीं करना है तो ऐसे ही रहेंगे। कोई क्या कमेंट करता है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो अच्छे डिवोटीज हैं, जो लोग बार बार कमेंट करते हैं कि आप लड्डू को दे दो, हम श्रृंगार करवा देते हैं, मैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बना रही हूँ। जो टॉक्सिक कमेंट्स करते हैं उनके लिए नहीं, क्योंकि उनका तो बहुत ज़्यादा आभार है, वो मेरे ही पाप छिन्न कर रहे हैं, क्योंकि जो बोल रहे हैं ना उससे कष्ट हो रहा है मुझे कि बार बार क्यों उनको काला काला कहा जा रहा है। वो तो है ही, कृष्ण का मतलब पता है आपको, कृष्ण नाम शब्द का मतलब पता है आपको। सोने जैसा चमका के क्या करोगे, सोना चांदी चमका के क्या करोगे, अगर मन में भाव ना रहे। अगर मन में भाव रहे ना, एक पत्थर में भी आप भगवान को देख पाओगे, एक काले गंदे पत्थर में भी भगवान को देख पाओगे, उनमें से भी शिव जी को आप प्रकट कर पाओगे। आप कभी राधा रमन जी गए हो, कभी राधा वल्लभ जी गए हो? राधा रमन जी का क्या सोने जैसा चमका हुआ शरीर है, क्या इतने क्यूट है, इतने छोटे से इतने क्यूट है। वो मोस्ट हैंडसम ठाकुर में से कहे जाते हैं वृंदावन में। आप कभी गए हो, आप कभी देखे हो? जो लोग बस कंसर्न है कि हम कर देते हैं श्रृंगार, अगर आप नहीं कर पा रही है क्योंकि आप अकेली रहती है, मैं उन्हीं के लिए स्पेशली ये वीडियो बना रही हूँ कि इतना अगर नरक देख लिया है मेरे ठाकुर जी ने, मैं चाहती हूँ इसी रूप में रहे, जितना भी उनका रंग रहे, जितना भी उनकी मर्जी, सब उनकी मर्जी, लेकिन वो ऐसे ही रहे, ऐसे ही वो मुझे अपने साथ लेके जाए, ऐसे ही मेरी उंगली पकड़ के जैसे उन्होंने मुझे चलाया है, ऐसे ही वो मुझे जिस योग्य वो मुझे समझते हैं वही लेके जाए बस। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।